हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट फाइनेंस। तो आज हम पढ़ेंगे रेलेवेंस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफ़ेक्ट डालता है, ये हमारी पहली थ्योरी बताती है। तो हमारी रेलेवेंस थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है कि कंपनी की कैपिटल का कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्या होगा जो कि इम्पैक्ट करेगी कंपनी की वैल्यू को या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इसमें चॉइस होती है डेब्ट इसमें चॉइस होती है डेब्ट और इक्विटी के बीच में, और ये फर्म की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसके की प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर डिक्रीज़ होगी तो पोर्शन ऑफ डेब्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा एक सर्टेन पॉइंट तक। ये हमारी रेलेवेंस थ्योरी बताती है। और डेब्ट जो है जनरली चीपर होता है इक्विटी से, क्योंकि टैक्स इसमें माइनस किया जाता है और इंटरेस्ट इसमें माइनस किया जाता है। इसलिए डेब्ट जो है यूजुअली चीपर होता है इक्विटी से। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें फर्म को जो है ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसमें बैलेंस करना पड़ता है डेब्ट को रिस्क के साथ इसमें बैलेंस करना पड़ता है। डेब्ट में हम लेते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रखी जाए या फिर टैक्स की एडवांटेजेस ली जाए, और रिस्क हो सकते हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है या फिर हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, तो ये रिस्क माने जाएंगे। मार्केट वैल्यू इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है मार्केट वैल्यू। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तो ये इम्पैक्ट करता है मार्केट वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू पे ये इम्पैक्ट करता है। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं, और इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, जिससे कि स्टॉक प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रेलेवेंस थ्योरी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है बिजनेस रिस्क। अगर बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्रेफर करती हैं लोअर लेवरेज, ताकि उनका फाइनेंशियल रिस्क जो है कम से कम रहे। सेकंड पॉइंट आ जाता है टैक्स एनवायरनमेंट। तो फेवरेबल अगर टैक्स पॉलिसी रहेंगी तो वो एनकरेज करेंगी फर्म्स को, जिससे कि वो मोर डेब्ट जो है ले सकती हैं, जिससे कि उन्हें इंटरेस्ट देने से उनको बेनिफिट मिल जाता है टैक्स शील्ड द्वारा। टैक्स की शील्ड बन जाती है, जिससे कि उनका एक बेनिफिट मिलता है कंपनीज़ को। इन्वेस्टर प्रीफरेंसेस थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स की प्रीफरेंसेस को देखा जाता है, रिस्क ऑफ रिटर्न देखा जाता है, और इन्फ्लुएंस करती है अट्रैक्टिवनेस ऑफ डेब्ट वर्सेस इक्विटी को। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इररेलेवेंस थ्योरी में हमारा पहला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है उसमें जो इररेलेवेंस थ्योरी है ये हमारी दी गई थी मोदी, गिलानी एंड मिलर द्वारा, जिसमें कि अजम्पशंस की जाती हैं कि फर्म की वैल्यू जो है अनअफेक्टेड रहती है कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो इसमें आर्ग्यू किया जाता है कि जो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है और मार्केट में कोई भी इनकम टैक्स नहीं है या कॉरपोरेट टैक्स नहीं है, जिससे कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है डिटरमाइन की जा सकती है एसेट्स द्वारा या फिर फ्यूचर कैश फ्लो द्वारा भी जो है असेस किया जा सकता है कंपनी की वैल्यू को। इसके जो की प्रिंसिपल्स होते हैं कि पहला प्रिंसिपल इसमें माना जाता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। तो इसमें पहला प्रिंसिपल है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जिसमें कि एज्यूम किया जाता है कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है शेयर होल्डर्स के पास, और कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ना ही कोई टैक्स है, और इन्वेस्टर जो है वो फ्रीली एडजस्ट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो को। सेकंड इसमें की प्रिंसिपल आता है होम मेड लेवरेज। तो इन्वेस्टर जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं कोई भी डिज़ायर्ड लेवरेज रेशियो को और एडजस्ट कर सकते हैं अपना खुद का पोर्टफोलियो
जो उसमें डेप्ट और इक्विटी मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो वो खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जिससे कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इरेलीवेंट हो जाती है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आइडियल वर्ल्ड में जो एजम्पशंस दी गई हैं, मोदी मिलानी वाली एजम्पशंस दी गई हैं, ये जो है फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देता है, रिगार्डलेस के फर्म जो है डेप्ट यूज़ कर रही है या फिर इक्विटी यूज़ कर रही है। इस 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 अब इसमें हम थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसको जो है क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था इस थ्योरी का, क्योंकि ये पहला पॉइंट आ जाता है रियल वर्ल्ड डेविएशंस। तो मार्केट जो है बहुत ही कम बार परफेक्ट होता है, और मार्केट में हमेशा टैक्स और बैंक करप्सी कॉस्ट हमेशा रहती है, और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस को। सेकंड पॉइंट आ जाता है एम्पेरिकल एविडेंस। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो शो करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म पे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी ये इम्पैक्ट डालती है। मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैनेजर जो होते हैं वो हमेशा कंसीडर करते हैं उन फैक्टर्स को जो कि थियोरेटिकल मॉडल के बियॉन्ड होती है, और इससे कि कंपनी को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम पे, या फिर इन्वेस्टर का परसेप्शन भी इससे बदल जाता है। तो इनकी कंक्लूजन में ये है कि ये जो दोनों थ्योरी हैं ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं और वैल्यू पर्सपेक्टिव देती हैं कि फर्म को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए जब वो फाइनेंशिंग डिसीजन ले। और इररेलेवेंट थ्योरी जो होती है वो थ्योरेटिकल इंसाइट देती है आइडियल कंडीशंस के। इररेलेवेंट थ्योरी वहीं पे ही, रेलेवेंट थ्योरी जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है प्रैक्टिकल कंसीडरेशन और कम्प्लेक्सिटीज़ पे रिकॉग्नाइज करती है रेलेवेंस थ्योरी, जो कि इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन पे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में। अब इन दोनों ये जो दो थ्योरी होती है, रेलिवेंट और इररेलेवेंट थ्योरी, ये मैनेजर को और फाइनेंशियल एनालिस्ट को हेल्प करती है नेविगेट करने में ट्रेड ऑफ, जो कि डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि अलाइन होता है फर्म के स्ट्रेटेजिक गोल्स और मार्केट कंडीशंस द्वारा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।